अलनीत की जादुई दुनिया में एक लड़ाई चल रही है मॉर्टल्स के बीच जिनकी जिंदगी सीमित है और इमॉर्टल्स के साथ जो रिस्पॉन हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस लड़ाई का नतीजा डिपेंड करता है दोनों साइड के सबसे ताकतवर आदमी ह्यूमन हीरो ग्राम और इमॉर्टल डेमन लॉर्ड वेल्टोल के बीच के बैटल पर। ऐसे बैटल में तो वैसे तो हार पक्की होती क्योंकि वेल्टोल तो अमर है, लेकिन ग्राम के पास एक होली स्वॉर्ड है जिससे वो वेल्टोल को इतनी जोर से मार सकता है कि उसके रिजेनरेशन को भी फेल कर सकता है। इस मुकाम पर वेल्टोल को मानना पड़ा कि ग्राम सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अभी भी हार का बदला लेना चाहता है। अपने अंतिम पल में उसने शपथ ली कि वो वापस आएगा और अपना बदला लेगा, और उसके साथ ही वो दुनिया से गायब हो गया। सालों बाद वेल्टोल फिर से जागता है और उसका स्वागत उसके वफादार सेवक माकिना के द्वारा होता है। माकिना उसके सामने झुकती है और कहती है कि उसने 500 साल इंतजार किया इस दिन का जब वेल्टोल वापस आएगा। वो माफी भी मांगती है कि उसको ऐसे इनफॉर्मल अटायर में उसके सामने आना पड़ा, पर वेल्टोल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ इस बात से खुश है कि माकिना ने रिइंकार्नेशन रिचुअल पूरा करके उसे वापस लाया है। पर यहां तक आके उसे नहीं पता है कि वो कहां है और वो अलनेत पर अपने दोबारा राज्य करना चाहता है। माकिना उसे बताती है कि उसके डेथ के बाद 500 सालों में काफी कुछ बदल गया है। 80 साल पहले अलनीत और अर्थ एक बड़े कैटास्ट्रोफी में आ गए और दोनों दुनिया एक दूसरे में फ्यूज हो गई। इससे 90% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई और नेशनल गवर्नमेंट्स खत्म हो गई। अब शहर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में ऑपरेट करते हैं और कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई है, पर अब चीजें रिलेटिवली शांत हैं। अर्थ के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और अलनीत के पास मैगी टेक थी, तो दोनों दुनिया के फ्यूजन से रैपिड एडवांसमेंट्स हुई। माकिना वेल्टोल को सरफेस पे लेकर आती है ताकि वो नई दुनिया को देख सके, और वेल्टोल ये देख के एस्टोनिश्ड है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। अपने एस्टोनिशमेंट में वो अपने आसपास ध्यान नहीं देता और सड़क पर एक रैंडम इंसान से टकरा जाता है और माकिना को उसे बचाना पड़ता है। वेल्टोल माफी मांगता है कि वो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन वो हैरान है कि कोई उसके 6 डार्क पियर्स में से एक को बम्प कर दिया बिना किसी केयर के। वो तैयार है इमॉर्टल्स को एक नई सेंस ऑफ फियर देने के लिए। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और माकिना समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है। वेल्टोल अपना स्पेल चला चुका है और आसमान में एक बड़ा सा होल बना चुका है। ये एक एंटी क्लाइमैक्टिक टर्न में लोग डरते नहीं बल्कि अनॉय हो जाते हैं कि कोई इतना स्टूपिड है जो शहर में मैजिक यूज कर रहा है, और कुछ ही देर में अलार्म भी बजता है। माकिना समझाती है कि शहर में ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल मना है और वो दोनों यहां से भाग जाने की कोशिश करते हैं। वेल्टोल समझ नहीं पाता कि उसे ऐसे काउडली तरीके से भागना क्यों पड़ रहा है, पर क्योंकि माकिना इंसिस्ट करती है तो वो उसके साथ चला जाता है। जाते वक्त वेल्टोल एक इंसान को देखता है जो बिल्कुल ग्राम की तरह लगता है। उसके पास वक्त नहीं है कि वो उस इंसान से सामना कर सके क्योंकि माकिना उसे खींच के ले जा रही है। एक बार डेंजर से बाहर आने के बाद माकिना वेल्टोल के साथ बैठती है और उसे बताती है कि उसके मरने के बाद इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच एक सीज फायर साइन हुआ और उनके बीच की लड़ाई खत्म हुई। लेकिन जब 80 साल पहले दुनिया फ्यूज हुई तो इमॉर्टल किंगडम के नागरिकों को दुनिया भर में बिखरना पड़ गया। इसके बाद बड़े इंडस्ट्रीज ने उनके खिलाफ एक क्रूसेड शुरू कर दिया। वेल्टोल पूछता है इसका मतलब क्या है, तो माकिना उसे बताती है कि दुनिया के लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि इमॉर्टल्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलने चाहिए और उनका शिकार शुरू कर दिया। पहले तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर एंटी इमॉर्टल वेपनरी बना ली गई और इमॉर्टल्स को देखते ही मार दिया जाता था। ऐसे मार मिटने तक की हद तक कि आज वो नियर एक्सटिंक्शन पर हैं। कुछ लम्हों तक वेल्टोल को यह प्रोसेस करने में लगता है और फाइनली वो समझ पाता है कि उसके लोग अब खत्म हो गए हैं। वेल्टोल माकिना से पूछता है क्या उसे पता है बाकी 5 डार्क पियर्स का क्या हुआ। मे, सो और रालसाइन का पता नहीं है, लेकिन अफसोस से जेनॉल के मरने की कंफर्मेशन मिल गई है। उसने खुद को कुर्बान किया और एक डिकॉय बन गया ताकि माकिना हंटर्स से बच के भाग सके। जेनॉल कहता है कि वो ये वेल्टोल के लिए कर रहा है क्योंकि रेलसाइन के अलावा माकिना ही वो दूसरी इंसान थी जो वेल्टोल का रिइंकार्नेशन रिचुअल कर सकती थी। रेलसाइन हमेशा वेल्टोल का वफादार रहा है, तो वेल्टोल शुक्रगुजार है कि उसके पास ऐसा अच्छा सबऑर्डिनेट था। लेकिन अभी एक और इंसान है जिसका नाम माकिना ने नहीं लिया, तो वेल्टोल उससे मार्कस के बारे में पूछता है। माकिना मार्कस के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो वो टॉपिक बदलने की कोशिश करती है और वेल्टोल से पूछती है कि क्या वो प्यासा है। वेल्टोल कहता है कि वो नहीं है, पर फिर भी माकिना कोई बहाना बनाती है और कहती है कि वो बस वहीं रुके, वो कुछ लेने जा रही है। जब वो गई होती है तब एक यूट्यूबर कुछ बिलबोर्ड्स पर स्ट्रीम करना शुरू करता है और वेल्टोल सोचता है ये सब क्या है। तभी उसकी नजर कुछ लाइट्स पर पड़ती है जो आसपास में घूम रही हैं, और लगता है ये किसी लड़की की वजह से है जो बिलबोर्ड्स के पास वाले रूफ पर खड़ी है। पहले तो समझ नहीं आता वो क्या कर रही है, लेकिन फिर वो अपने हाथ का एक छोटा सा झटका देती है और एक पल में सारे बिलबोर्ड्स पर कुछ और ही वीडियोस चलने लगते हैं। वो लड़की खुद से काफी खुश लगती है और किसी को नहीं पता कि ये उसने किया है, तो वो जाने लगती है।
जाते वक्त वेल्टोल उसे बुला लेता है, जिस पर वो थोड़ा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसे पकड़ लिया गया है। वो प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन वेल्टोल ने क्लियरली देखा है कि उसने ईथर के साथ कुछ किया और फिर स्क्रीन्स चेंज हो गई। वो ये सोच के हैरान है कि कोई इतना परसेप्टिव कैसे हो सकता है कि ईथर के बेसिस पर ये सब समझ जाए। तो वो वेल्टोल से पूछती है वो कौन है, लेकिन जब वेल्टोल कहता है कि वो डेमन लॉर्ड है तो वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वेल्टोल समझाता है कि उसने देखा उसने जायंट स्क्रीन्स के साथ कुछ किया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कैसे, तो वो उसे सीखना चाहता है। लड़की को फ्लैटर्ड फील होता है कि वेल्टोल उसे एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो बताने लगती है कि ये तो बस कुछ बेसिक हैकिंग थी और इससे तो पोकेमॉन फाइल्स लीक करना ज्यादा मुश्किल था। अभी उसने बस बिलबोर्ड के लॉजिक बैरियर का एक फ्ला का फायदा उठाया और कुछ स्पाइसी वीडियोस चला दिए। वेल्टोल उसके स्पीच को इंटरप्ट करता है और उसे कहता है वो अपने एक सबऑर्डिनेट मार्कस को ढूंढ रहा है और पूछता है कि क्या उसे पता है वो कहाँ मिल सकता है। लड़की शहर के बीच वाले बड़े टावर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उस कंपनी का सीईओ मार्कस है, तो शायद वो वहां मिल सकता है। वेल्टोल उसके एडवाइस को फॉलो करता है और हैवी मैजिक इंडस्ट्रीज में मार्कस को ढूंढने जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उसके तरफ विगल कर रही होती है, पर वो इग्नोर करके फ्रंट डेस्क पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो मार्कस से मिलने आया है। पर उसके बोलने से पहले ही मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी नीचे आ जाती है और कहती है वो वेल्टोल को मार्कस तक ले जाने आई है। वो दोनों एलिवेटर में टावर के टॉप की तरफ जाते हैं और लिफ्ट में वेल्टोल नोटिस करता है कि सेक्रेटरी के पास वही पिन है जो उसने एंट्रेंस पे देखी थी। तो वो पूछता है इसके बारे में। सेक्रेटरी प्राउडली बताती है कि ये कंपनी का मैस्कॉट है और वो फ्यूचर में इसके अराउंड एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। आखिरकार वेल्टोल टावर के टॉप पर पहुंचता है जहां वो मार्कस को अपने थ्रोन पर बैठे देखता है। मार्कस कहता है बहुत वक्त हो गया उसने लास्ट टाइम वेल्टोल को देखा था, पर वेल्टोल को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि मार्कस अपने किंग के सामने बैठे हुए है। मार्कस इग्नोर करता है और पूछता है वेल्टोल यहाँ किस काम से आया है। वेल्टोल कहता है कि वो चाहता है मार्कस उसकी मदद करे ताकि वो इमॉर्टल किंगडम को दोबारा बना सके। मार्कस एक मॉकिंग टोन में हंसी में उड़ाता है और कहता है वो ये नहीं करेगा। वेल्टोल को इंसल्ट फील होता है तो वो मार्कस को रिस्पेक्ट का दर्दनाक सबक सिखाने का सोचता है, लेकिन उसके स्पेल कास्ट करने से पहले ही मार्कस की असिस्टेंट उस पर ब्लेड से वार करती है तो वेल्टोल को डॉज करना पड़ता है। वेल्टोल शॉक्ड है कि वो आर्मामेंट फॉर्जिंग मैजिक का यूज कर सकती है, पर इससे पहले वो दोबारा अटैक करे, मार्कस उसे स्टैंड डाउन के लिए कहता है। फिर वो वेल्टोल की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि अपने प्राइम में तुम कभी इतने छोटे स्केल की मैजिक से खुद को थ्रेटन महसूस नहीं करते। तुम दुनिया पर कैसे कब्जा करने का प्लान बनाते हो जब एक इंसान ही तुम्हें इतनी दिक्कत दे सकता है। मार्कस रिफ्यूज करता है कि वो ऐसे किंग की सेवा करे जो इतना बेचारा हो, और वो वेल्टोल को कहता है कि उसके नजरों से दूर हो जाए वरना वो उसे फोर्स कर देगा। वेल्टोल को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करता है मार्कस को नीचे गिराने के लिए, लेकिन उसके पहले ही मार्कस अपना स्पेल ब्रेकर कास्ट कर चुका होता है और वेल्टोल शॉक में रह जाता है क्योंकि मार्कस कभी इतना टैलेंटेड नहीं था कि स्पेल कास्टिंग में उसे बेहतर हो सके। मार्कस इस पल का इंतजार सालों से कर रहा था, तो वो खुशी से वेल्टोल को बताता है कि उसकी ताकत अब बस पास्ट की एक याद है। मार्कस अपनी नेक के पीछे एक इम्प्लांट रिवील करता है, लेकिन वेल्टोल को समझ नहीं आता वो क्या चीज है, तो मार्कस एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो चला के उसके बारे में सब कुछ बताता है। इस डिवाइस का नाम फैमिलिया है, और जब नॉर्मली मैजिक यूज करना 5 स्टेप्स लेता है, इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, इंकैंटेशन और प्रोक्लेमेशन, तो ये डिवाइस लोगों को 3 स्टेप स्किप करने का मौका देती है। अब कोई भी हाई लेवल मैजिक यूज कर सकता है। और अगर वेल्टोल ये सोच रहा है कि वो अपने लिए भी फैमिलिया लगवा ले, तो मार्कस ने खास तौर पर इसे हायर बीइंग्स जैसे वेल्टोल के लिए इनकम्पैटिबल बनाया है। मतलब वेल्टोल कभी भी एक फैमिलिया यूज नहीं कर सकता। वेल्टोल के पास नेचुरल स्पेलकास्टिंग की स्पीड तो है, लेकिन एआई स्पेलकास्टिंग के सामने वो ऐसे लगता है जैसे वो अपने स्पेल्स मेल से भेज रहा हो। वेल्टोल पूछता है मार्कस ये सब क्यों कर रहा है। तब मार्कस ये रिवील करता है कि उसने कभी वेल्टोल को पसंद ही नहीं किया जब वो पहली बार मिले थे उस दिन से। वेल्टोल हमेशा टायरानिकल, एरोगेंट और सबसे बुरा इतना स्किलफुल था कि अपने एरोगेंस को जस्टिफाई कर सकता था। उस वक्त मार्कस कभी उसका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मार्कस वेल्टोल को कहता है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है, और गिबी कहता है और उस पर कई ब्लड सॉर्ड्स लॉन्च करता है। वेल्टोल सब सॉर्ड्स को डॉज नहीं कर पाता, तो वो कई बार स्टैब हो जाता है और विंडो से बाहर गिर जाता है। मार्कस हमेशा से ये करना चाहता था, और अब जब उसने वेल्टोल को हरा दिया है, वो डिक्लेयर करता है कि अब वो नया डेमन लॉर्ड है। पर ये सब अलग, मार्कस की सेक्रेटरी कंपनी मैस्कॉट के प्रमोशन आइडियाज डिस्कस करना चाहती है, तो मार्कस उसे कहता है वो अपने आइडियाज नेक्स्ट प्लानिंग मीटिंग में सबमिट करे।
तभी दूसरी तरफ वेल्टोल शहर में क्रैश लैंड होता है और उसकी रिजेनरेशन भी अब पहले से बहुत स्लो हो गई है, तो उसके लिए अपने इंजरीज रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। वो सड़क पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से किसी से टकरा जाता है और नतीजा ये होता है कि उसका फिर एक फाइट में डिफीट हो जाता है। अब वो एक पाइल ऑफ ट्रैश में लेटे हुए सोच रहा है कि वो बार बार मॉर्टल्स से क्यों हार रहा है जैसे उसने ग्राम से पहले हारा था। तभी माकिना आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। माकिना उसे एक ट्रेन में बिठा देती है और माफी मांगती है कि उसने हेजिटेट किया बिट्रेयल के बारे में इन्फॉर्म करने में, और उसकी इस हेजिटेशन के कारण वो इतना डिसग्रेस महसूस कर रहा है। वेल्टोल कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने कहा भी होता तभी वो खुद कंफर्म करना चाहता। जैसे ही ट्रेन रुकती है, माकिना वेल्टोल को उस अपार्टमेंट बिल्डिंग तक ले जाती है जिसमें वो रहती है और कहती है ये उसका घर है। वेल्टोल सोचता है ये पूरा बिल्डिंग उसका है, लेकिन माकिना उसे अपने छोटे से कमरे में ले जाती है और समझाती है कि यही उसका असली घर है। पहले तो वेल्टोल सोचता है वो मजाक कर रही है, लेकिन माकिना पूरी तरह सीरियस है, क्योंकि उसकी सैलरी में बस यही अफोर्ड कर सकती है। वेल्टोल को समझ आता है कि वो इतने वक्त तक ऐसे ही रह रही थी उसके वापस आने का इंतजार करते हुए, तो वो उसे पास खींच लेता है और शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो कभी उसकी लॉयल्टी नहीं भूल सकता जो उसने उसके लिए दिखाई है। सदियों पहले माकिना को कुछ लोगों ने सताना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वो इमॉर्टल है तो सबने अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम उस पर डाल दिया था, और उन्हें लगा कि सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि उसे एक ज्वालामुखी में फेंक दिया जाए। लेकिन माकिना के लावर तक पहुंचने से पहले ही वेल्टोल अचानक कहीं से आकर उसकी जान बचा लेता है। ये उनकी पहली मुलाकात थी, और वेल्टोल सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि उसके एरिया में एक और इमॉर्टल है, और पहली बार माकिना को देखकर वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। उसी वक्त माकिना ने अपने बॉडी और सोल को उसके लिए डिवोट करने का फैसला कर दिया, और उस दिन से आज तक माकिना ने वेल्टोल के लिए अपनी लॉयल्टी बनाए रखी। उसके कुछ ही देर बाद माकिना अपनी अलार्म से उठती है और वेल्टोल के उठने से पहले वो किचन में जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब तक सूप बॉयल हो रहा होता है, वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट एलेक को बुलाती है और अपने फील्ड ऑफ व्यू में एक छोटी सी अपनी ही होलोग्राफिक इमेज देखती है। एलेक उसे डेट, टाइम और करंट वेदर कंडीशंस का बताती है। माकिना एलेक से पूछती है कि वो कैसे है, तो एलेक अपने सिस्टम्स का एक फुल डायग्नोस्टिक चेक करती है और बताती है कि सब कुछ परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर में है, जो सुन के माकिना को अच्छा लगता है। लेकिन वो असल में उसकी हालचाल पूछ रही थी। माकिना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है और फिर वो वेल्टोल को जगाने जाती है और उसके लिए खाना सर्व करती है। वेल्टोल ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा, लेकिन बस उसकी खुशबू से ही वो समझ जाता है कि ये बहुत टेस्टी होगा। वो चॉपस्टिक्स उठाता है ट्राई करने के लिए, और वैसे ही उसे वो खाना पसंद आ जाता है। माकिना ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। जब वेल्टोल खाना कंप्लीट कर लेता है तो वो माकिना से पूछता है कि क्या उसे किसी और इमॉर्टल का लोकेशन पता है क्या। माकिना को कुछ और इमॉर्टल्स का पता है जो इमॉर्टल हंट से बचने में कामयाब रहे, लेकिन अब रिसेंटली काफी इमॉर्टल्स गायब हो रहे हैं। माकिना के दो क्लोज फ्रेंड्स ओलिन और पाम से भी उसका कांटेक्ट खो गया है। वो सोचती है कि शायद वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए होंगे, लेकिन बिना कांटेक्ट के वो शो नहीं है। वेल्टोल पूछता है कि क्या अब भी इमॉर्टल हंट्स होते हैं। माकिना जवाब देती है कि हंट्स तो डेकेड्स पहले ही खत्म हो गए थे। ये हंट्स मार्कस ने स्टार्ट किया था अपनी पोजीशन को टॉप पर सिक्योर रखने के लिए। अब जब उसके पास सारी पावर आ गई है तो उसके पास उन्हें कंटिन्यू करने का कोई रीजन तो नहीं है। इतने सालों में लोगों का इमॉर्टल्स के ऊपर जो गुस्सा था वो भी कम हो गया है, तो अब वैसे कोई खास डेंजर तो नहीं है। माकिना के फ्रेंड्स के गायब होने के बाद वो उनके अपार्टमेंट जाके चेक करती है और वहां काफी मैस देखती है, तो वो अस्यूम करती है कि कोई फाइट हुई होगी। वहां पे उसे सिर्फ एक नोट मिलता है जिस पर इमॉर्टल फर्नेस लिखा होता है। वेल्टोल नोट को पढ़ता है और अपने चाय का कप उठाता है, लेकिन अचानक उसे एक शार्प पेन महसूस होता है और वो चाय गिरा देता है। लगता है वो अब तक पिछले इंजरी से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और सिर्फ उसकी रिजेनरेशन ही नहीं बल्कि उसकी सारी पावर्स भी पहले से कमजोर हो गए हैं। जब उसने यहाँ पहली बार स्पेल कास्ट किया था तो अगर वो भी फुल पावर में होता तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा होता। माकिना ये सोचती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि जो फेथ वेल्टोल अपनी पावर के तौर पर यूज करता था अपने प्राइम में, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वो बस हिस्ट्री बुक्स में जिक्र बन के रह गया है, और कोई भी रिकॉग्निशन के बिना वेल्टोल की पावर्स कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन वेल्टोल सोचता है कि इसे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, उसे बस फिर से अपने आप को दुनिया में अपना नाम बनाना होगा। ये कहके वो माकिना से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है और थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि दिन भर ऐसे ही बैठना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो माकिना सजेस्ट करती है कि दोनों सिटी में शॉपिंग करने चलते हैं। सबसे पहले वेल्टोल के लिए कुछ अच्छे से स्ट्रीट क्लोथ्स भी तो लेने हैं। वो दोनों एक स्टोर में एंटर करते हैं और माकिना उसे कहती है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाए ताकि मशीन उसका 3D स्कैन ले सके।
वो वेल्टोल से माफी मांगती है कि वो सिर्फ चीप स्टोर क्लोथ्स अफोर्ड कर सकती है अपने बजट की वजह से, लेकिन वेल्टोल कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी किसी भी अटायर में अच्छी लगेगी। उसके मेजरमेंट्स लेने के बाद माकिना वेल्टोल से पूछती है कि क्या उसकी कोई स्टाइल प्रेफरेंस है, लेकिन वेल्टोल को करंट इरा के स्टाइल्स का ज्यादा पता नहीं है, तो वो चॉइस माकिना पर छोड़ देता है। माकिना एलेक को कहती है कि वो वेल्टोल के लिए बजट और प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए सबसे बेस्ट चॉइस सजेस्ट करे, तो एलेक कुछ प्रोसेस करने के बाद एक ट्रैक सूट पर सेटल हो जाता है। माकिना को लगता है कि ट्रैक सूट इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वेल्टोल उसे देखता है उसे वो बहुत पसंद आता है। उसके बैक पर जो डिजाइन है उससे लेकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तो माकिना एक्सप्लेन करती है कि ये एक पुरानी लैंग्वेज है जो यहाँ के लोग पहले यूज करते थे और जैकेट पर जो सिंबल्स है उसका मतलब है डेमन लॉर्ड। वेल्टोल को वो पसंद आता है, तो माकिना उसके लिए ट्रैक सूट ले लेती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वेल्टोल कहता है कि उन्होंने अब तक उसका पेमेंट नहीं किया है, लेकिन माकिना एक्सप्लेन करती है कि यहाँ सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक फास्ट फूड शॉप में खाना खाते हैं और बैठते वक्त वेल्टोल माकिना से पूछता है कि एक फैमिलियर इंस्टॉल होने का एक्सपीरियंस कैसा है। मार्कस के बिट्रेयल को छोड़कर भी फैमिलियर बिना किसी डाउट के एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है, तो वो क्यूरियस है इसके बारे में। माकिना बताती है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि ये सिर्फ मैजिक का यूज इजी नहीं बनाता, बल्कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, शॉपिंग करना और कम्युनिकेट करना भी आसान कर देता है। फैमिलियर के मेन स्ट्रीम होने से पहले लोग इन काम के लिए स्मार्टफोन्स यूज करते थे, लेकिन वो पकड़ के रखना बहुत इनकन्वीनियंट होता था। वेल्टोल उसे देखना चाहता है, तो वो माकिना को घुमाता है और उसके नेक के पास फैमिलियर को टच करता है। माकिना थोड़ी सी शॉक हो जाती है पहले, लेकिन एक्चुअली वो इससे बहुत एंजॉय कर रही थी, इतना ज्यादा कि उसका फैमिलियर उसे वार्न करता है कि उसका हार्ट रेट स्पाइक हो गया है। जब वेल्टोल इंस्पेक्ट कर चुका होता है तो वो पूछता है कि क्या उसे गले पर फैमिलियर इंस्टॉल होने में डिस्कम्फर्ट होता है। पहले थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन जब से कंपनी ने लीगल किया है कि लोगों के दिमाग में सीधा एड स्ट्रीम हो सके, तब से फैमिलियर के साथ डेली लाइफ जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन माकिना सोचती है कि फैमिलियर होने से जरूरी नहीं कि लाइफ बेटर हो जाए, जैसे उसकी करंट लिविंग सिचुएशन से दिखता है। जैसे ही वो घर लौट रहे होते हैं, वेल्टोल डिक्लेयर करता है कि वो एक जॉब करेगा। माकिना ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और वेल्टोल से कहती है कि उसे ऐसा नीचा काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी लिविंग कंडीशंस अब सब ऑप्टिमल हैं, लेकिन वो उसे एश्योर करती है कि वो उसके लिए एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगी। वो कहती है कि वो बस और शिफ्ट्स ले लेगी या फिर 2-3 और जॉब्स भी कर लेगी। लेकिन वेल्टोल उसे रोकता है और कहता है कि वक्त बदल गया है। वो ओमनिपोटेंट गॉड नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसलिए अब उसे करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, उसे ये ठीक नहीं लगता कि वो बस आराम से बैठे रहे जब माकिना उसके लिए फूड, क्लोथिंग और शेल्टर सब प्रोवाइड करती रहो। किंग के ड्यूटीज के बिना उसे अपने टाइम को लेबर में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने दुनिया को कॉन्कर करने का ख्वाब छोड़ दिया है। वो माकिना से पूछता है कि चाहे जो भी हो क्या वो उसके साथ रहेगी। माकिना कसम खाती है कि वो अपनी जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। उस दिन के बाद वेल्टोल जॉब ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन माकिना उसे बिना अपने साथ जाए नहीं देती क्योंकि वो उसके लिए वरीड है। वेल्टोल उसे कहता है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने काम का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माकिना कहती है कि वो आज का दिन कॉल ऑफ कर सकती है ताकि वो उसके साथ जा सके। वेल्टोल उसे मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि अगर कहीं वो जॉब ढूंढने में फेल हो गया तो उसे उसकी इनकम पर रिलाई करना पड़ेगा, तो वो अपना काम नहीं छोड़ सकती। माकिना अग्री करती है कि वो उसे अकेला जाने देगी, लेकिन सेफ्टी के लिए वो वेल्टोल को एक डिवाइस देती है जिसमें कुछ पैसा भी है इमरजेंसी के लिए। इसमें एक ट्रैकर भी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है वेल्टोल इसे यूज करके उसे कांटेक्ट कर सकता है और वो तुरंत वहां पहुंच जाएगी। वेल्टोल समझता है कि वो उसके लिए वरीड है, लेकिन ये देख के उसे लगता है कि वो अब भी एक बच्चा है। फिर भी जब उसने कहा था कि वो अकेला जाना चाहता है, तो सच में उसे बिल्कुल पता नहीं कि किस तरह के जॉब्स होते हैं यहाँ पे और वो जॉब्स कैसे मिलेगी उसे। उस टेंशन के साथ साथ अब वो भूखा भी हो रहा है, तो वो जॉब के मैटर में पिकी नहीं हो सकता, वरना उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। वो उठता है और जोर से चिल्लाता है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो जॉब ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही वो ये चिल्लाता है, एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वो ये सब बंद करे। आदमी कहता है कि अगर उसे काम चाहिए तो वो अपना सिटीजन आईडी लेकर कमर्शियल गिल्ड में जाए, लेकिन वेल्टोल ने कभी सिटीजन इट के बारे में नहीं सुना। तो वो आदमी अस्यूम करता है कि शायद ये एक इमिग्रेंट है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि इसे सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि ये उसका एरिया है और वो ऐसी चीजें यहाँ नहीं कर सकता। वेल्टोल को पता नहीं था कि वो किसी और के टेरिटरी में घुस गया है, तो वो तुरंत माफी मांगता है और निकलने लगता है।
लेकिन जाने से पहले वो आदमी उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है और कहता है कि वो इसे कमर्शियल गिल्ड में ले जाए ताकि वो वहां जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ये गारंटी नहीं है कि उसे जॉब मिलेगी, लेकिन कुछ ना होने से तो ये बेटर ही है। और वो वेल्टोल को वार्न भी करता है कि वो IHMI कंपनी रिलेटेड के किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं और सेफ्टी रेगुलेशंस की कदर नहीं करते। वेल्टोल उस आदमी की एडवाइस लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए कमर्शियल गिल्ड के पास जाता है, लेकिन वहां जाके इंटरव्यूअर इतना एक्साइटेड नहीं लगता उसे एम्प्लॉय करने के लिए। अपने एप्लीकेशन में वेल्टोल ने लिखा है वाइड स्केल एनाइलेशन मैजिक अपने स्पेशल स्किल्स में, और डंजन क्रिएशन, और 500 साल पहले एक नेशन को लीड करने का एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यूअर आराम से उसका एप्लीकेशन साइड रख देता है और कहता है कि उनके पास उसके लिए कोई काम अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि वेल्टोल के पास फैमिलिया भी नहीं है तो वो हीरे होने के लायक भी नहीं है। जब वेल्टोल वापस घर लौटता है तो वो काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है कि उसे जॉब नहीं मिली। तो वो माकिना की गोद में लेट जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में इस दुनिया में कुछ भी करने के लायक नहीं है। माकिना उसे अश्योर करती है कि वो अब भी सबसे सुपीरियर है, और फिर वो कहती है कि अब वो बस उसे ही काम करने दे। लेकिन वेल्टोल मना कर देता है कि वो बस आइडल नहीं बैठ सकता। तो वो माकिना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। तब माकिना को याद आता है कि एक बंदा है जिसे वो कॉल कर सकती है। वेल्टोल ये सुन के सरप्राइज हो जाता है कि माकिना के पास इस इरा में कोई फ्रेंड है, लेकिन माकिना उस बंदे को फ्रेंड नहीं मानती। वो लोग बस साथ में शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं और कभी कभी स्लीप ओवर करते हैं, बस और कुछ नहीं। वेल्टोल कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये तो फ्रेंड ही होता है, लेकिन माकिना फिर भी इसे नहीं मानती। थोड़ी देर बाद वो दोनों माकिना के फ्रेंड से एक नियरबाई कैफे में मिलते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि वो हैकर गर्ल होती है जिसे वेल्टोल कल मिला था। वो प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है उसका नाम टाकाहाशी है। लेकिन जब माकिना ने कहा था कि ग्रेट डेमन लॉर्ड एक दिन रिवाइव होगा, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे रियल लाइफ में मिल पाएगी। वो वेल्टोल को पोक करना शुरू करती है ये देखने के लिए कि वो सच में रियल है या नहीं, और माकिना उस पे चिल्लाती है कि डिसरिस्पेक्टफुल ना बने। लेकिन वेल्टोल कहता है कि ये ठीक है क्योंकि यहां वही उसे मदद मांग रहा है। वेल्टोल पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले, तो टाकाहाशी एक्सप्लेन करती है कि वो माकिना से एक वेबसाइट पर मिली थी। लेकिन माकिना के फेस का एक्सप्रेशन देख के वो रियलाइज करती है कि शायद उसे वेल्टोल को माकिना के सर्च हिस्ट्री के बारे में नहीं बताना चाहिए, तो वो कहती है कि वो इस बात को भूल जाए। तभी वेल्टोल नोटिस करता है कि टाकाहाशी के नेक पर एक भी फैमिलिया है, तो वो आगे बढ़कर उसे इंस्पेक्ट करता है, जो टाकाहाशी को थोड़ा फ्रीक आउट कर देता है। लेकिन वो उसे ये सब करने देती है। वेल्टोल उसे अपोलोजाइज करता है उसे डराने के लिए, लेकिन उसने नोटिस किया कि टाकाहाशी का फैमिलिया माकिना के फैमिलिया से डिफरेंट है, तो वो बस देख रहा था कि वो कैसे बना है और कैसे काम करता है। टाकाहाशी सरप्राइज होती है कि वेल्टोल बस टच करके ये सब समझ सकता है। तो माकिना एक्सप्लेन करती है कि वेल्टोल के पास सेज आई एबिलिटी है जिससे वो माना के फ्लो यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन समझ सकता है। उसे जनरल आइडिया है कि फैमिलिया कैसे काम करता है, लेकिन अब भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसे वो फुली एनालाइज नहीं कर सकता। लेकिन वो इस पे अभी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो यहाँ आए हैं टाकाहाशी से पूछने के लिए कि क्या वो वेल्टोल को जॉब दिलाने में हेल्प कर सकती है। टाकाहाशी पूछती है कि वेल्टोल बस कमर्शियल गिल्ड क्यों नहीं जाता, लेकिन उसने ऑलरेडी वो ट्राई किया है और उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास फैमिलिया नहीं है और कुछ सीईओ के वेंडेटर की वजह से वेल्टोल के लिए फैमिलिया इंस्टॉल करना भी अलाउड नहीं है। तो वो होप कर रहे हैं कि टाकाहाशी के पास कुछ आइडियाज होंगे। टाकाहाशी थोड़ा सोचती है और वेल्टोल के बारे में फिर इमेजिन करती है, एक यंग लुकिंग 500 साल का डेमन लॉर्ड, एक ग्रेट वॉइस और एक हैंडसम फेस के साथ, और बिना फैमिलिया के। हाँ, सिर्फ एक ही क्लियर ऑप्शन बचता है, और इस तरह यह डिसाइड हो जाता है कि वेल्टोल एक स्ट्रीमर बनेगा। टाकाहाशी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे स्ट्रीमर्स अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, जो वो अलग अलग चीजें करते हुए रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए उन्हें एड रेवेन्यू या डोनेशन से पैसे मिलते हैं। उसके पास कुछ पुराना इक्विपमेंट बचा है जब वो खुद स्ट्रीम करती थी, ऑल्दो वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन अगर वेल्टोल पॉपुलर हो जाता है तो वो नए इक्विपमेंट खुद ही खरीद सकता है। माकिना कहती है कि वो स्ट्रांगली अगेंस्ट है वेल्टोल के स्ट्रीमर बनने के आइडिया से, क्योंकि ये जॉब काफी अनस्टेबल और रिस्की है। उसके हिसाब से ये बेहतर होगा अगर वो कोई रिलायबल जॉब करे, जैसे बर्गर्स फ्लिप करना। लेकिन टाकाहाशी को लगता है कि ये वेल्टोल के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेल्टोल के पास एक ग्रेट वॉइस, ग्रेट लुक्स और एक इनक्रेडिबल ऑरा है, तो वो सब मार्कस पर फिट बैठता है एक स्टार बनने के लिए। जब वो ऐसे कहती है तो माकिना को भी ये मानना पड़ता है कि वेल्टोल में चार्म तो है, लेकिन वो अभी श्योर नहीं है कि ये आइड सही है।
कुछ गेम्स तो ऐसे हैं जो वो बिना फैमिलियर के नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो बस उन गेम्स खेल सकता है जो फिजिकल कंट्रोल्स यूज करते हैं। और ज्यादा लोग तो अब ये गेम खेलते भी नहीं, वो बस वेल्टोल को चीजें करते हुए देखना पसंद करेंगे। माकिना उससे पूछती है कि इस सब के बारे में वो क्या सोचता है, और क्योंकि उसके पास वैसे भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो वो टाकाहाशी के आइडिया के साथ जाने को तैयार हो जाता है। उस दिन जब माकिना एक बात ले रही थी, वेल्टोल इस दुनिया के इंटरनेट के बारे में रिसर्च कर रहा था, और उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये कैसे काम करता है। ये लोगों को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में बहुत ही फास्ट बना देता है, और इतना कुछ वो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस एक्सेस इन्फॉर्मेशन को देखने की जगह लोग या तो कैट वीडियोस देख रहे हैं या फिर कुछ और ही। उसे लगता है कि पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में लाना काफी आसान होगा, लेकिन अचानक माकिना नहाकर बाहर आती है कंप्लीटली नेकेड। जैसे ही उसे समझ आता है कि क्या हुआ है, वो तुरंत कपड़े पहन लेती है और वेल्टोल से अपोलोजाइज करती है कि वो इतनी इनकंसिडरेट थी। वो इतने टाइम से अकेली रह रही थी कि ये आदत बन गई थी, लेकिन वेल्टोल उसे कहता है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक्चुअली उसका बॉडी काफी ब्यूटीफुल लगा। हाँ, लेकिन वो अब भी अपने बॉडी को बेटर मानता है। कुछ घंटों बाद टाकाहाशी माकिना के घर पहुंचती है अपना पुराना इक्विपमेंट लेकर, ताकि वो वेल्टोल को अपना सेटअप करने में हेल्प कर सके। और जब ये सब हो जाता है तो वो उसे कंट्रोलर देती है ताकि वो कुछ गेम्स ट्राई कर सके। वो उसे कंट्रोल समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेल्टोल कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है ये कैसे काम करते हैं। ये कंट्रोलर फैमिलियर को एनालाइज करने से ज्यादा इजी हैं, तो वो गेम लाइब्रेरी स्क्रॉल करना शुरू करता है और ब्लडबॉर्न पर रुकता है। टाकाहाशी को याद आता है कि कितने लोगों ने इस गेम को खेला है पर कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है। लेकिन उसे लगता है कि वेल्टोल के एनालिसिस स्किल्स इसको इजी बना देंगे। लेकिन जैसे ही वेल्टोल गेम स्टार्ट करता है, वो गेम इंट्रो भी पार नहीं कर पाता। ये उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था, और कुछ घंटों के गेम प्ले के बाद भी वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता, तो टाकाहाशी सीधे बोल देती है कि उसकी स्किल्स खराब हैं। माकिना को लगता है कि टाकाहाशी रूड बिहेव कर रही है, लेकिन वेल्टोल खुद ये जानता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है। वो मैकेनिक्स समझ चुका है, लेकिन बस इसमें मास्टरी नहीं आ रही है। तो माकिना को थोड़ी चिंता होती है कि शायद वो स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। लेकिन टाकाहाशी को लगता है ये एक्चुअली उसके ऑनलाइन इमेज के लिए परफेक्ट होगा। इंटरनेट पर अगर लोग किसी चीज को पसंद करते हैं तो वो ये है कि एक हॉट गाय कॉन्फिडेंटली फेल हो रहा हो। लेकिन इससे पहले टाकाहाशी कहती है कि उन्हें वेल्टोल का एक इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग पर काम करना पड़ेगा। वेल्टोल पूछता है कि क्या वो बस अपने आप को नॉर्मल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन टाकाहाशी बताती है कि वो ऑप्शन नहीं है। ऑलरेडी दुनिया में 5 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीमर्स हैं, और उनमें से बस 1% लोग इतने पैसे कमाते हैं कि जी सकें। तो अगर वेल्टोल को इस बिजनेस में उतरना है तो उसे अपने ग्रीटिंग में कुछ अलग लाना पड़ेगा ताकि लोग उसे याद रखें। टाकाहाशी को लगता है कि ग्रीटिंग बहुत बड़ी बात है, तो वेल्टोल माकिना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडियाज हैं ग्रीटिंग के लिए। माकिना कुछ सोचती है और कहती है कि वो अपने ही कैरेक्टर में से एक को डायलॉग अडेप्ट करके उसे यूज कर सकता है। वेल्टोल इसे ट्राई करता है और फिर उसका इंट्रो डायलॉग कुछ ऐसा लगता है, तुम सारे बेवकूफ मॉर्टल्स झुको मेरे सामने क्योंकि मैं हूं द डेमन लॉर्ड। ड्रामेटिक टोन में टाकाहाशी को लगता है कि ये एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन अभी ये इतना अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है, तो उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा जो इसमें ऐड किया जा सके। मीनवाइल टाकाहाशी ने कहा कि वो वेल्टोल को स्ट्रीमिंग के बारे में एक क्रैश कोर्स देगी। बेसिकली उसे रोज स्ट्रीम करना पड़ेगा, चाहे कोई देखे या ना देखे, और जो भी हो वो कभी भी एरोटिक या रेसिस्ट टॉपिक्स पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तुरंत बैन मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वेल्टोल स्ट्रीम कर रहा हो तो माकिना को हमेशा इंश्योर करना है कि वो कभी कैमरा पर ना आ जाए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। टाकाहाशी अपने एक फ्रेंड से कहती है कि वो उसके स्ट्रीम को प्रमोट करने में मदद करे, और उसका फ्रेंड वैसे भी उसका एहसान चुकाना चाहता है। कुछ वक्त के साथ वेल्टोल ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होने लगता है, और उसके साथ उसे ट्रोल करने वाले लोग भी बढ़ते हैं, पर वो बिल्कुल उनकी परवाह नहीं करता है और उन्हें और रोस्ट करने के लिए एनकरेज करता है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो दूसरों के बारे में सोचने से पावर गेन करता है, तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी उसके फेवर में काम करती है। कुछ ही वक्त में हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से वेल्टोल 1 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाता है। अपने लेटेस्ट स्ट्रीम के लिए वो ब्लडबॉर्न 3 को नॉनस्टॉप खेलने वाला था जब तक वो उसे क्लियर नहीं कर लेता। लेकिन जब वो ये कर रहा होता है, एक कैमरा माकिना के घर की तरफ पॉइंट हो रहा होता है और वो कैप्चर करता है जब माकिना काम से वापस घर आती है। जैसे ही माकिना एंटर करती है, वेल्टोल ने सक्सेसफुली गेम क्लियर कर दिया होता है, तो वो अपने विक्ट्री का सेलिब्रेशन कर रहा होता है और कई फैंस उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। उसने फर्स्ट और सेकंड ब्लडबॉर्न गेम्स के बाद बहुत इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन ये अब भी इंसेनली डिफिकल्ट गेम था कंप्लीट करने को, पर वो खुश है कि वो इससे पार कर गया।
वो अपने फैंस और हेटर्स दोनों को थैंक्स करता है कि उसके साथ बने रहे जब तक वो फिनिश नहीं हुआ, लेकिन अब वो स्ट्रीम एंड करना चाहता है आज के लिए। स्ट्रीम खत्म होने के बाद वेल्टोल एक साई ऑफ रिलीफ लेता है और माकिना दरवाजा खोलकर चेक करती है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। वेल्टोल कहता है कि वो ठीक है और वो निकलने वाला है क्योंकि उसका एक पैकेज है जो वो पिकअप करना चाहता है। माकिना ऑफर करती है कि वो उसका पैकेज ले आएगी, लेकिन वेल्टोल थोड़े वक्त से बस बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहा होता है। तो माकिना कहती है कि वो उसके वापस आने तक डिनर रेडी रखेगी। वेल्टोल सिटी में निकल पड़ता है और जब वो स्लम से गुजर रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि इस सिटी की सोशल स्ट्रक्चर्स कितनी डिस्टॉर्ट और ट्विस्टेड हैं। लेकिन जब वो चलना कंटिन्यू करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है एक जाने पहचाने चेहरे को रोड के साइड बैठे हुए देखकर। हीरो ग्राम। एक वक्त था जब ग्राम एक काइंड भाई था और अपनी बीमार छोटी बहन मोलिना का ध्यान रख रहा था। उसने उसे कंफर्ट दिया और कहा कि वो मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने जा रहा है ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, उसके फादर ने उसको बुलाया और एक तलवार दी। उन्होंने सुना था कि फॉरेस्ट में कुछ मॉन्स्टर्स एक्टिव हैं, तो वो चाहते थे कि ग्राम तलवार साथ ले जाए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगर वो किसी डेंजर में फंस जाए तो। उसकी माँ भी उसके लिए दुआ करती है उसके जाने से पहले, और ग्राम उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वो उस दिन फॉरेस्ट में हर्ब्स गैदर करने गया और ये काफी स्मूथली हो गया। लेकिन वापस आते वक्त उसका सामना एक लिजर्डमैन की आर्मी से होता है जो जेनरल के अंडर थी, जो वेल्टोल के जनरल्स में से एक है। क्योंकि वो छुपा हुआ था, उसे फाइट नहीं करनी पड़ी। लेकिन उसने सोचा कि वो लोग इतने रिमोट लोकेशन में क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो वापस घर लौटता है तो उसने देखा कि उसका घर और उसके पूरी फैमिली को जला दिया गया है। उस दिन से उसने कसम खाई कि वो वेल्टोल से अपना बदला लेगा। लेकिन अभी उसके आंखों में एक डेज्ड लुक है और वो अपने स्वॉन एनिमी वेल्टोल के पास बैठा हुआ है। वेल्टोल इस उडोन शॉप के बारे में बात शुरू करता है और ग्राम को अश्योर करता है कि ये बेस्ट शॉप्स में से एक है। लेकिन ग्राम को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वेल्टोल कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस दुनिया का फूड उसके टाइम के फूड से काफी बेटर है। ग्राम अग्री तो करता है, लेकिन अब भी उसके पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। फाइनली फूड आ जाता है और वो दोनों खाने लग जाते हैं, लेकिन ग्राम फाइनली कुछ कहता है। वो बोलता है कि कितना अजीब लगता है नूडल्स खाते हुए उसके साथ बैठना जिसने उसके फैमिली और फ्रेंड्स को मारा था। वेल्टोल भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि ग्राम ने भी उसके काफी सारे वैसल्स को अकेले ही मार दिया था। पर अब उसके दिल में ग्राम के लिए कोई नफरत नहीं है। वो बस ये जानना चाहता है कि ग्राम अब तक जिंदा कैसे है जबकि वो इमॉर्टल भी नहीं है। इसका एक ही जवाब हो सकता है कि ग्राम ने किसी तरह अपने आप को इमॉर्टल बना लिया हो। ग्राम समझाता है कि उसने अपना मॉर्टैलिटी नहीं छोड़ा, बल्कि वेल्टोल को हराने के बदले में गॉडेस मिलिया ने उसे एटर्नल यूथ का आशीर्वाद दिया। ये ब्लेसिंग उसे अब तक जीने में मदद तो करती है, लेकिन वो इमॉर्टल नहीं है। वेल्टोल कहता है कि लगता है गॉडेस मिलिया को उस पर काफी प्यार था, तभी उन्होंने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया होगा। ग्राम ने इमॉर्टल्स के साथ लड़ाई खत्म की, लेकिन फिर मॉर्टल्स ने आपस में ही लड़ाइयां शुरू कर दी। फिर उसको उन्हीं मॉर्टल्स को मारने के लिए बैटलफील्ड पर भेज दिया गया जिनको उसने पहले बचाया था। और जब सिविल वॉर खत्म हुई तो लोगों ने किसी वजह से ग्राम से नफरत करना शुरू कर दिया। वेल्टोल को लगता है कि ऐसा होना तो तय था, क्योंकि लोग हमेशा उन लोगों से डरते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। ग्राम को राज्य से निकाल दिया गया और वो कई सदियों तक भटकता रहा, जब तक फैंटेजियन हुआ और दुनिया एक हो गई। तब से उसने इतने सारे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स को मार दिया है कि अब उसके लिए इस दुनिया में हीरो के रूप में कोई जगह नहीं है। उसने वेल्टोल से पूछा कि उसने दुनिया पर राज करने का सपना क्यों देखा। वेल्टोल जवाब देता है कि वो दुनिया में शांति लाना चाहता था। इमॉर्टल बनने के कई तरीके हैं, जैसे फीनिक्सेस, कर्सेस या ब्लेसिंग्स। बस कुछ रेयर केसेस को छोड़कर सभी इमॉर्टल्स कभी ना कभी मॉर्टल ही थे। फिर भी मॉर्टल्स हमेशा इमॉर्टल्स को अलग और खतरनाक समझ के उन्हें रिजेक्ट और प्रोसिक्यूट करते हैं, और इमॉर्टल्स भी वैसे ही मॉर्टल्स के साथ करते हैं। वेल्टोल का मानना है कि लोग हमेशा उस चीज से डरेंगे जो उनसे अलग है, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए उसने सोचा कि दुनिया में असली शांति तभी आ सकती है जब वो दुनिया का किंग बन जाए और सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दे सके। ग्राम को लगता है कि वर्ल्ड डोमिनेशन से शांति नहीं आएगी, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता कि लोग अपने आप शांति लाएंगे, क्योंकि उसने भी अपने पर अत्याचार और बिना मतलब की लड़ाइयां देखी हैं। लेकिन फिर भी वो वेल्टोल की बात कभी नहीं मानेगा। वेल्टोल भी मान लेता है कि ग्राम उसकी बात से कभी सहमत नहीं होगा। ग्राम उठता है और वेल्टोल को नूडल्स के लिए शुक्रिया कहके चला जाता है। जाते जाते वो कहता है कि वो खुश है कि उसे वेल्टोल से बात करने का मौका मिला। वेल्टोल भी उठता है और स्ट्रीट पर चलते चलते उसकी नजर एक गली में टाकाहाशी पर पड़ती है, जो किसी मुसीबत में फंसी हुई लगती है। उसने एक ओगर को जॉब के लिए हायर किया था, पर अब वो ओगर उसे दुगना पैसा मांग रहा है। टाकाहाशी कहती है कि अगर वो सोचता है कि वो उसे इतना पैसा ले लेगा तो वो गलत है,
पर ओगर तैयार है उसे मारने के लिए अगर उसने उसकी डिमांड नहीं मानी। जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने लगता है, वेल्टोल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि टाकाहाशी को छोड़ दे। आज उसका मूड अच्छा है तो वो ओगर की बदतमीजी को नजरअंदाज कर सकता है। पर ओगर को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसे उसने पहले एक बार मारा था, तो उसे वेल्टोल से डर नहीं लगता। वो कहता है कि इस बार वो वेल्टोल को मार ही डालेगा। टाकाहाशी उसे भागने को कहती है, पर वेल्टोल कहता है कि ये सब ठीक है, क्योंकि वो अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की वजह से वापस आई शक्ति को टेस्ट करना चाहता है। ओगर उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेल्टोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पंच को पकड़ लेता है। लेकिन फिर ओगर विंड मैजिक का इस्तेमाल करके वेल्टोल का हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है। पर अपनी कुछ शक्ति वापस पा चुके वेल्टोल का हाथ तुरंत रिजेनरेट हो जाता है और वो उस ओगर को एक फ्लिक मार के कचरे के ढेर में गिरा देता है। ओगर बेहोश हो जाता है और वेल्टोल को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। उसने कुछ ज्यादा ही टफ फाइट की उम्मीद की थी। टाकाहाशी उसके पास आती है और पूछती है, तू ठीक है? और वेल्टोल कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे ये जानना है कि वो आदमी कौन था और वो उस पर क्यों अटैक कर रहा था। टाकाहाशी एक्सप्लेन करती है, वो मेरा बॉडीगार्ड बनने वाला था आज एक बड़े काम के लिए, लेकिन अचानक से उसने कुछ अजीब डिमांड्स शुरू कर दिए। वेल्टोल को ये नहीं पता था कि वो उसका बॉडीगार्ड है, तो वो अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे नॉकआउट कर दिया। लेकिन टाकाहाशी कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसने उससे भी बेटर ढूंढ लिया है। टाकाहाशी वेल्टोल से कहती है कि वो उसका बॉडीगार्ड बन जाए आज के दिन के लिए, और वो उसके लिए पैसे भी देगी। वेल्टोल को याद आता है कि उसे उसका एहसान भी चुकाना है, तो वो अग्री कर लेता है। टाकाहाशी उसे लोकेशन पर ले जाती है और बताती है कि वो इस वेयरहाउस से कुछ चुराने का प्लान कर रही है, तो उसे बस एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की जरूरत है। वेल्टोल कहता है कि उसने ऑब्जेक्टिव समझ लिया है, लेकिन टाकाहाशी उसको और इंस्ट्रक्शंस देने से पहले ही वेल्टोल उठ खड़ा होता है और टाकाहाशी उसको रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक वो मेजर याकुजा ऑपरेशन का दूर तोड़ चुका होता है। वेल्टोल को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे यहाँ क्या करना चाहिए, तो वो कॉम्स पर टाकाहाशी से पूछता है, वो टेबल में जो क्यूब है, क्या वही टारगेट है? टाकाहाशी उसे कंफर्म करती है कि हाँ, लेकिन वो ये भी सोच रही है कि वेल्टोल उसे कम्युनिकेट कैसे कर रहा है जब उसके पास फैमिलिया भी नहीं है। वेल्टोल बड़े प्राउड से कहता है, मैंने बस फैमिलिया की कम्युनिकेशन ईथर को कॉपी कर लिया हूं, ताकि वो मैजिक का फीचर रिप्रोड्यूस कर सकूं। वहां बहुत ज्यादा एनिमीज नहीं हैं, तो वेल्टोल कहता है कि वो सबको छुपा कर लेगा और क्यूब टाकाहाशी के लिए ले लेगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले टाकाहाशी उसे कहती है कि वो किसी को मार ना डाले। वेल्टोल अग्री करता है और डिसाइड करता है कि वो होल्ड बैक करेगा। फाइट स्टार्ट होने से पहले वो अपना स्ट्रीम वाला ग्रीटिंग यूज करके अनाउंस करता है, तुम सारे मॉर्टल्स। लेकिन याकुजा के लोग उसका स्ट्रीम नहीं देखा है, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड बन जाती है। अगर लोग अभी भी उसे नहीं पहचान रहे, तो उसे अपना नाम और भी ज्यादा फेमस करना पड़ेगा। पर अभी उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स की पावर इतनी तो है कि वो इन सबको हरा सकता है। याकुजा के मेंबर्स अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो एक बंदा उसे बस एक पागल आदमी समझता है और अपना मैजिक गन निकाल के उस पर फायर कर देता है। लेकिन वेल्टोल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने ऊपर स्ट्रेंथनिंग मैजिक यूज करके बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर लेता है। जब याकुजा का बंदा अपनी अमो खत्म कर लेता है, तो वेल्टोल ऑफेंसिव मोड में चला जाता है और एक के बाद एक याकुजा मेंबर्स को नॉकआउट करने लगता है बिना किसी मेहनत के। जिस याकुजा मेंबर के पास मैजिक गन थी, वो एक रेगुलर गन पे स्विच कर लेता है क्योंकि रिलोड करना ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन टाकाहाशी उसका विजन कंट्रोल यूज करता है और उसे कंफ्यूज करके उसके पार्टनर को शूट करवा देती है। वेल्टोल लास्ट बंदे को भी नॉकआउट कर देता है और अब जब सब अनकॉन्शियस हैं, तो मिशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। वेल्टोल एक याकुजा मेंबर के गुण को इंस्पेक्ट करना शुरू करता है, जो किसी कार्ड को अमो के तौर पे यूज करता है। टाकाहाशी इंप्रेस्ड है कि वेल्टोल ने याकुजा को कितनी आसानी से हरा दिया, लेकिन वो कहती है कि उन्हें जल्दी से बॉक्स लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। वो कहती है कि वो वेल्टोल के पास आ रही है, लेकिन वेल्टोल उसे कहता है कि वही रहो, क्योंकि वो कुछ सेंस करता है। कुछ भी हो, उसने वेल्टोल पर अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि वो किसी इनविजिबिलिटी क्लोक में छुपा हुआ है। तो फील्ड को लेवल करने के लिए वेल्टोल मैजिक गन का यूज करके उसका क्लोक उड़ा देता है और रिवील होता है एक बड़ा सा मैक सूट। टाकाहाशी इसे पहचान जाती है कि ये 4th जनरेशन मगुनो गिए है और याकुजा के पास ये चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। ये वेल्टोल का पहला एक्सपीरियंस है ऐसे कुछ देखने का, और वो इसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। वो मैजिक गन से फायर करके स्टार्ट करता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड मैजिक गन का इम्पैक्ट मैक पे बिल्कुल भी नहीं होता। मैक में बैठा बंदा भी वेल्टोल को देख के अपना पावरफुल मैजिक गन निकाल लेता है और उस पे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वेल्टोल काफी क्विक है और वो मैक के ऊपर वाले ब्लाइंड स्पॉट में स्नीक कर जाता है।
जब तक मैक में बैठा बंदा उसको लोकेट करता है, वेल्टोल अपनी पोजीशन सेट कर चुका होता है और फुल पावर के साथ मैक पर ब्लास्ट करता है। अगर वो पूरी पावर में होता तो मैक को एक शॉट में उड़ा सकता था, लेकिन वेल्टोल को पता है कि उसके करंट पावर लेवल पर इस मैक को डिफीट करना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये फाइट हार गया। ब्लास्ट्स काम नहीं करते तो वो क्लोज कॉम्बैट मोड में आ जाता है। वेल्टोल एक तलवार समन करता है और मैक भी अपने गुण को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। दोनों आपस में चार्ज करते हैं और एक जबरदस्त डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ और एक्शन होता है। वेल्टोल इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। फाइट थोड़ी और सीरियस हो जाती है और इससे पहले कि वेल्टोल कुछ समझ पाए, उसका हाथ कट हो जाता है और उसका सिर भी काट दिया जाता है। ऐसे लगता है कि वेल्टोल अब मर चुका है। मैक में बैठा बंदा अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, टारगेट एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन फिर वो बंदा डर के मारे हिल जाता है क्योंकि वेल्टोल का कटा हुआ सिर उससे बातें करने लगता है। वेल्टोल उसे तारीफ में कहता है कि वो काफी स्किलफुल है जो उसने एक डेमन लॉर्ड का सिर काट दिया, लेकिन उसके पास कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, वरना वो ये जानता कि हमेशा अपने एनिमी को डबल टैप करके एंश्योर करना चाहिए कि वो सच में डेड हैं। वेल्टोल को लगता है कि उसने अच्छी फाइट की, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वेल्टोल कहता है कि वो मैक पायलट को अपने आर्सेनल का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन देखने का मौका देगा। वेल्टोल के हाथ में एक टेरिफाइंग ऑरा के साथ ग्रेट स्वॉर्ड वर्नल समन होती है और मैक पायलट इतना स्टन्ड हो जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता। उसने कभी किसी के पास ऐसे स्ट्रेंथ देखी ही नहीं थी और वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाता है जब वेल्टोल उसके हाथ पैर एक एक करके काट देता है, जब तक कि वो सिर्फ एक लेग के साथ जमीन पे गिर नहीं जाता। वेल्टोल एंश्योर करता है कि उसने किसी वाइटल ऑर्गन को हिट नहीं किया है ताकि बंदा जिंदा रहे और वो उसे इंटेरोगेट कर सके। लेकिन उसके पहले ही मैक में बंदा एक फाइनल रिपोर्ट HQ को सेंड कर देता है कि उसका मिशन फेल हो गया, टारगेट एलिमिनेट नहीं हो पाया और ऑब्जेक्टिव भी नहीं मिला। उसके बाद वो कोड 890 एग्जीक्यूट करता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि कोड 890 क्या है, तो बस समझ लो कि मैक के हेलमेट में एक गन इंस्टॉल्ड होता है ताकि पायलट को इंटेरोगेट ना किया जा सके। ये सब होने के बाद टाकाहाशी अपनी हाइडिंग स्पॉट से बाहर आती है और खुश है कि वेल्टोल ठीक है। लेकिन उसके लिए देखना थोड़ा क्रीपी था जब वेल्टोल का सिर काटा गया था। वेल्टोल को ये सब उतना बड़ा डील नहीं लगता, वो तो ज्यादा सरप्राइज है कि ऐसे वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं जो किसी इंडिविजुअल के पावर को इतना एनहांस कर देता है। वेल्टोल कहता है कि ये टाइम पीरियड सच में टेरिफाइंग है, लेकिन टाकाहाशी सोचती है कि वेल्टोल ही ज्यादा टेरिफाइंग है। वो अकेला एक मगुनो गियर को डिस्ट्रॉय कर गया और ये वही गियर्स हैं जो अगर चाहें तो पूरे देश को वाइप आउट कर सकते हैं। और ये जो मैक था वो मार्कस की कंपनी का बना हुआ है। टाकाहाशी को लगता है कि याकुजा इसे कभी हाथ नहीं लगा सकती थी, तो वो अब थोड़ी वरी होने लगती है कि ये मिशन उसके सोच से ज्यादा मुश्किल हो रही है। पर वो छोड़कर वेल्टोल अभी भी क्यूरियस है कि इतनी मेहनत क्यों हो रही है सिर्फ एक क्यूब को हासिल करने के लिए। टाकाहाशी उसे एक्सप्लेन करती है कि क्यूब एक्चुअली एक स्टोरेज डिवाइस है और उसका क्लाइंट इसके अंदर की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड है। टाकाहाशी कहती है कि वो डेटा चेक कर सकते हैं अगर वेल्टोल चाहता है, तो वो क्यूब रीडर निकालती है और क्यूब को उस पर रख देती है। पहले तो बस एक ब्लैंक पेज दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी ट्वीकिंग के बाद क्यूब ओपन हो जाता है और एक नेम्स का लिस्ट सामने आता है। टाकाहाशी को ये लिस्ट देखकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वेल्टोल तुरंत पहचान जाता है कि ये उसके इमॉर्टल दोस्तों के नाम हैं। ये थोड़ा कंसर्निंग लगता है, तो टाकाहाशी कहती है कि वो अपने क्लाइंट से कांटेक्ट करेगी ताकि पता लग सके कि ये लिस्ट है क्या। लेकिन उसका क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा, तो अब उन्हें उससे मिलने खुद जाना पड़ेगा अगर वो इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। टाकाहाशी वेल्टोल को एक मैसिव अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले जाती है जहां उसका क्लाइंट है और कहती है कि वो 13th फ्लोर पे रहता है। जैसे ही वो फ्रंट डोर पर पहुंचते हैं, टाकाहाशी अपनी हैकिंग स्किल्स यूज करके सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास कर लेती है ताकि उन्हें एंट्री मिल सके बिना रेजिडेंट होने के। और वो इस बात पर खुद पे बहुत प्राउड फील करती है क्योंकि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जो वो बाईपास नहीं कर सकती। जब वेल्टोल और टाकाहाशी एलिवेटर में एंटर करते हैं, टाकाहाशी एलिवेटर बटन प्रेस करने वाली होती है, लेकिन वेल्टोल उसे रोक लेता है और कहता है कि वो बटन प्रेस करना चाहता है। टाकाहाशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उससे पूछती है कि उसका रीजन क्या है, लेकिन वेल्टोल कहता है कोई रीजन नहीं है, उसे बस बटन प्रेस करना पसंद है। वो 13th फ्लोर का बटन प्रेस करने लगता है, लेकिन टाकाहाशी भूल जाती है उसे बताना कि इस एलिवेटर में डायरेक्ट 13th फ्लोर पर नहीं जा सकते। पहले उन्हें 2nd फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर 17th, फिर वापस 4th, और ऐसे ही करके इवेंचुअली वो 13th फ्लोर पहुंचते हैं। जब वो 13th फ्लोर पे आते हैं, वेल्टोल एलिवेटर से निकलने लगता है, लेकिन टाकाहाशी उसे रोक लेती है और कहती है कि उसका क्लाइंट काफी पैरानॉइड है और उसने पूरे फ्लोर में काफी ट्रैप्स लगाए हैं। अगर वेल्टोल उन ट्रैप्स में से किसी को एक्सीडेंटली ट्रिगर कर देगा तो वो तंदूर बन जाएगा। वेल्टोल शुक्रिया कहता है वार्निंग के लिए, लेकिन जितना वो देख सकता है इस रूम में कोई ट्रैप्स नहीं है। हालांकि
ये ज्यादा सही होगा कहना कि सारे फिजिकल और मैजिकल ट्रैप्स डिसार्म हो चुके हैं। टाकाहाशी सरप्राइज होती है कि वेल्टोल ने इतना आसानी से ये कैसे पहचान लिया, पर एज अ डेमन लॉर्ड उसके काफी ड्यूटीज में से एक डंजन्स बनाना और मेंटेन करना भी शामिल था। तो ट्रैप्स के लेआउट को समझना उसके लिए बस एक छोटी सी बात है। वो आगे बढ़ते हैं और आखिर में फ्रंट डोर तक पहुंचते हैं। टाकाहाशी बेल बजाती है, पर सरप्राइजिंगली वो जवाब नहीं देता। टाकाहाशी को समझ नहीं आता है कि फोन कॉल्स इग्नोर करना एक चीज है, लेकिन वो अपना फ्रंट डोर तो हमेशा ओपन करता था। क्लोजर इंस्पेक्शन पे वेल्टोल को रियलाइज होता है कि दरवाजा तो शुरू से ही बंद नहीं था। ये बात टाकाहाशी के लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि उसका क्लाइंट कभी अपना डोर ऐसे अनलॉक नहीं छोड़ता। वेल्टोल सजेस्ट करता है कि उन्हें कॉशियसली प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि अंदर क्या मिलेगा। टाकाहाशी आगे चलती है और वर्करूम की तरफ बढ़ती है। वहां उसका क्लाइंट अपने चेयर पे बैठा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो देखकर शॉक हो जाती है कि वो खून में लथपथ है, बिल्कुल लाइफलेस। टाकाहाशी एक सेकंड के लिए फ्रीक आउट करती है, लेकिन वेल्टोल उसे काम करता है और बॉडी इंस्पेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। वेल्टोल को याद आता है कि उसने पहले भी कहीं इस बंदे का चेहरा देखा था, हालांकि उस टाइम वो काफी सारा कचरा पहने हुए था। टाकाहाशी कहती है कि ये उसके लिए कॉमन बात है, क्योंकि वो अक्सर एक होबो की तरह ड्रेस करके इंफॉर्मेशन गैदर करने जाता था। उसके चेस्ट में एक ऑब्वियस स्टैब वुंड है और एक नेक पे, लेकिन ब्लड के स्टेट से लगता है कि ये कुछ दिन पहले ही हुआ होगा। वेल्टोल कहता है कि ऐसा बंदा बहुत सारे दुश्मन रखता होगा, लेकिन जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है वो इतना एफिशिएंट है कि लगता नहीं कि ये किसी ने नफरत में किया हो। ये ज्यादा लाइकली है कि किसी ने उसका सुपारी दिया हो, स्पेशली क्योंकि किलर ने इतनी मेहनत करके उसकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। कोई जरूरत से ज्यादा एफर्ट ले रहा है उसके इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने के लिए। शायद ये उस जॉब से रिलेटेड है जो टाकाहाशी ने उसके क्लाइंट से लिया था, पर अब वो मर चुका है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। टाकाहाशी एक सेकंड सोचती है और रूम में सर्च करना शुरू करती है, क्योंकि एक सीजन्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोकर स्लैकार्ड जरूर एक्स्ट्रा डेटा सिक्योरिटी के लिए ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस नियर बाय हाइड करके रखता होगा। थोड़ी देर बाद वो एक लैपटॉप डिस्कवर करती है एक हिडन डेस्क ड्रॉअर में। लगता है इसमें वो आंसर्स हो सकते हैं जो वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वो लैपटॉप ऑन करती है तो सारे फाइल्स एक करप्टेड मेस में होती हैं। वेल्टोल को ये पहले जैसा लगता है, लेकिन वो देखता है कि सारी फाइल्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। टाकाहाशी उन्हें कंपाइल कर पाती है जब तक एक वीडियो नहीं मिल जाता। ये वीडियो उसने तब बनाया था जब वो समझ गया था कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने से पहले मार दिया जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये वीडियो कौन देखेगा, लेकिन वो चाहता था कि कम से कम एक इंसान सच्चाई जाने। वीडियो में वो कहता है कि इस शहर की प्रॉस्पेरिटी एक टेरिफाइंग ईवल पे बिल्ट है। पूरे शहर का पावर एक ईथर रिएक्टर पे डिपेंड करता है जो शहर के सेंटर में है। लेकिन इतने बड़े शहर के लिए रिएक्टर को कम से कम 10 मोनो लाइंस की जरूरत होती कि वो एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। पर यहां सिर्फ 2 ले लाइंस हैं, और फिर भी रिएक्टर कभी आउट ऑफ एनर्जी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि रिएक्टर किसी दूसरे सोर्स से पावर ले रहा है, और वो सेकेंडरी पावर सोर्स है, द इमॉर्टल फर्नेस प्रोजेक्ट। बेसिकली फर्नेस इमॉर्टल्स की सोल्स को फायरवुड की तरह जलाता है और रिजल्टिंग एनर्जी को ईथर में कन्वर्ट करता है शहर के लिए। और क्योंकि इमॉर्टल्स हायर बीइंग्स होते हैं, एक सिंगल इमॉर्टल सोल बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो हजारों मॉर्टल्स की सोल्स से भी ज्यादा होती है। डेटा में जो कुछ उसने पाया उससे ये पता चला कि मार्कस की कंपनी ने डेस्परेट और गरीब लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पे हायर किया था इमॉर्टल फर्नेस के लिए। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, सारे वर्कर्स अचानक से गायब हो गए। उसका मानना है कि उन सबको मार दिया गया ताकि उन्हें भी फर्नेस में फीड किया जा सके। पहले इमॉर्टल्स में से एक जो फर्नेस को फीड किया गया वो वेल्टोल का क्लोज सबऑर्डिनेट था, जेनल। ये सुनकर वेल्टोल को बहुत गुस्सा आया। इमॉर्टल हंट एक पूरा मार्कस का स्कीम था ताकि दुनिया को इमॉर्टल्स के अगेंस्ट कर सके और लोग उनके एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करें, ताकि मार्कस उनके सोल्स को फर्नेस में जला सके। हालांकि पब्लिक को कभी ये सच्चाई पता नहीं चलने दिया गया कि वो लोग कैसे मरे। अभी हाल ही में मार्कस ने याकुजा से कुछ इमॉर्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन खरीदने की डील की थी, जो शायद ये दिखाता है कि उसके पास इमॉर्टल सोल्स की कमी हो रही है। अब वो नए विक्टिम्स ढूंढ रहा है। अगर फर्नेस में फ्यूल खत्म हो गया तो शहर का दिल यानी हार्ट ऑफ द सिटी ऐसे ही बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वेल्टोल को लगता है कि निर्दोष इमॉर्टल्स को शहर के पावर के लिए कुर्बान करना गलत है। जैसे ही वीडियो एंड होता है, टाकाहाशी को यह बात जान के बहुत गुस्सा आता है कि इमॉर्टल्स के साथ ऐसे बुरा व्यवहार हो रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लाने की कोशिश भी करेगी तो उसका भी यही हाल होगा जो उसके क्लाइंट का यहां हुआ है। वेल्टोल उसे कहता है कि ये इमॉर्टल्स का प्रॉब्लम है और किंग ऑफ इमॉर्टल्स होने के नाते ये उसकी ड्यूटी है कि वो इसके लिए कुछ करे। टाकाहाशी को इस टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है।
अब वो डिसाइड करते हैं कि शहर के ऑफिशियल्स को उसके क्लाइंट यानी यो की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे ताकि उसे एक प्रॉपर बेरियल मिल सके। जब वो वहां से निकलते हैं, वेल्टोल माकिना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे इमॉर्टल फर्नेस के बारे में बता सके, लेकिन फिर उसके चेहरे में घबराहट छा जाती है जब उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो सोचता है जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी जाना होगा। जब वेल्टोल अपने काम में बिजी था, माकिना फ्रिज में देखती है और सोचती है कि डिनर में क्या बनाया जा सकता है जब तक वेल्टोल वापस आए। लेकिन फ्रिज में कुछ खास था ही नहीं। थोड़ी देर के लिए एलेक्स सजेस्ट करता है कि जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे अच्छी करी बनाई जा सकती है। तभी डोरबेल बजता है और माकिना जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट और डिसगस्ट का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो देखती है कि मार्कस है सामने। मार्कस ने जो कुछ किया है उसके बाद सिर्फ एक ही जवाब बनता है, जो है वायलेंस। माकिना उस पर एक मैसिव फायर बर्स्ट से वार करती है। मार्कस फ्लेम्स में लपेट जाता है और पीछे गिरता है, लेकिन क्योंकि वो भी इमॉर्टल है तो इतनी सी आग उसे खत्म नहीं कर सकती। माकिना अपने बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर घर से बाहर आती है, क्योंकि उसे पता है कि मार्कस कुछ ना कुछ गड़बड़ करने ही आया है। लड़ाई शुरू करने से पहले माकिना अपने फैमिलियर को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करती है ताकि मार्कस उस तक पहुंच ना सके, और तब दोनों मैजिक वेपन्स के अटैक से एक दूसरे पर वार करते हैं। पहले तो दोनों का टक्कर बराबर का लगता है, लेकिन मार्कस के ध्यान भटकते ही माकिना उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो हाथ ब्लास्ट होकर पूरी तरह से अलग हो जाता है। मार्कस थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो अपना हाथ रिजेनरेट कर लेता है। फिर मार्कस एक ब्लडी स्वॉर्ड रेन एरियर अटैक कास्ट करता है जो एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। लेकिन माकिना ने जो शील्ड लगा रखा है उसके कारण वो बिल्कुल सेफ रहती है, लेकिन उसके घर को नहीं बचा पाती क्योंकि उसके पास फायर इंश्योरेंस नहीं है। उसी वक्त मार्कस की सेक्रेटरी धुआं में से निकलती है और माकिना को सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन माकिना तैयार थी और सिर्फ एक इल्यूजन को ही स्लैश कर पाती है सेक्रेटरी। माकिना को पहले से ही शक था कि मार्कस अकेला नहीं आएगा, तो वो सेक्रेटरी को एशेज में बदलने के लिए स्पेल तैयार करने लगती है। लेकिन उससे पहले कि वो स्पेल कंप्लीट हो, मार्कस कोड ब्रेकर का यूज करता है और माकिना का फैमिलिया बंद हो जाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए डिसोरिएंटेड हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सेक्रेटरी माकिना पर वार करके उसके सीने में छुरा घुसा देती है और माकिना गिर जाती है। अब वो वापस उठने वाली नहीं लगती। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है, सेक्रेटरी मार्कस को डांटती है कि वो इतना रेकलेस एक्ट कर रहा था, क्योंकि माकिना इजीली उसे मार सकती थी और ये लड़ाई अवॉइड की जा सकती थी अगर मार्कस ने पहले से ही माकिना का फैमिलिया डिसेबल कर दिया होता। जैसे ही वो दोनों माकिना के बेजान शरीर के ऊपर खड़े होते हैं, माकिना मार्कस को घूरती है, लेकिन मार्कस को मजा आ रहा है उसे इस हालत में देखकर। माकिना उससे पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। मार्कस बताता है कि उसने बस उसका फैमिलिया शट डाउन किया है। माकिना को पहले ये इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि उसने अपना फैमिलिया इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया था लड़ाई शुरू करने से पहले। लेकिन मार्कस का फैमिलिया कुछ स्पेशल है। ये एक नया प्रोटोटाइप है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि वो मॉडर्न फैमिलियर्स से ज्यादा एडवांस हो। सभी मॉडर्न फैमिलियर्स में एक बैकडोर होता है जो सिस्टम को एक्सेस देने का काम करता है, और IHMI का डायरेक्टर होने के नाते मार्कस के पास शहर के हर फैमिलिया का एडमिन एक्सेस है, तो वो किसी भी फैमिलिया को फोर्सफुली शट डाउन कर सकता है जब चाहे। इसका मतलब यह है कि कोई भी मार्कस को डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब फैमिलिया यूजर्स को शट डाउन कर सकता है और किसी भी नॉन फैमिलिया यूजर को कास्टिंग स्पीड में आउट परफॉर्म कर सकता है। और अगर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ये बात सच हो सकती है, लेकिन माकिना समझ नहीं पाती कि मार्कस को इतना ऑब्सेस्ड क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए, क्योंकि इससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन मार्कस के पास अपने रीजंस हैं। वो नया डेमन लॉर्ड बनना चाहता है, लेकिन वेल्टोल की तरह ब्रूट फोर्स से नहीं। इस इरा में बस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी चाहिए, और अगर तुम इन दोनों चीजों को कंट्रोल करते हो तो तुम दुनिया को कंट्रोल करते हो। लेकिन मार्कस कहते हैं कि उसके लिए दुनिया को पीछे से कंट्रोल करना बहुत बोरिंग है, इसलिए वो दुनिया को उस तरह डोमिनेट करना चाहता है जिस तरह वेल्टोल ने अपने प्राइम में कभी नहीं किया। तभी सेक्रेटरी मार्कस को याद दिलाती है कि उन्होंने मोनोलॉग के लिए कोई वक्त नहीं रखा है और अगले अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है। मार्कस फैसला करता है कि यहाँ सब कुछ जल्दी निपटा दिया जाए। अब वक्त आ गया है कि माकिना इमॉर्टल फर्नेस का फ्यूल बन जाए। जब तक वेल्टोल और टाकाहाशी वापस घर लौटते हैं, वो देखते हैं कि पूरा जगह तबाह हो चुका है और माकिना का कोई निशान नहीं है। बस एक जला हुआ गेम कंट्रोलर बचा है और वेल्टोल पूरी तरह डेवस्टेटेड है, क्योंकि माकिना वो इंसान थी जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। वेल्टोल ग्रीफ में बिल्कुल जोन्ड आउट हो जाता है, तो टाकाहाशी उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर वेल्टोल वापस रियलिटी में आता है और कहता है कि सिर्फ यहाँ खड़े रहने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। वेल्टोल पूछता है कि क्या यहाँ हुआ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है।
सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ होगा, लेकिन डिटेल्स अनक्लियर हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन का पता लगाना मुश्किल है। वेल्टोल सोचता है काश कोई तरीका होता कि वो एटलीस्ट ये जान सकता कि माकिना अब कहाँ है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो टाकाहाशी एक और तरीका सोचती है माकिना को लोकेट करने का, और इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि ये जगह एक स्लम है, वहां ज्यादा सिक्योरिटी ड्रोन्स नहीं है, लेकिन काफी डिलीवरी ड्रोन्स जरूर हैं और उन ड्रोन्स में कैमरास भी हैं। टाकाहाशी उनके सिस्टम्स को हैक करके वीडियो डेटा देखने का सोचती है। कुछ ही देर में टाकाहाशी ड्रोन सिस्टम्स का एक्सेस ले लेती है और वीडियो फीड में वो देख पाते हैं कि वहां एक लड़ाई हुई थी और मार्कस ही इसके पीछे था। वो लोग ये तो नहीं सुन सकते कि मार्कस क्या कह रहा था, लेकिन माकिना को हराने के बाद मार्कस और उसकी सेक्रेटरी ने उसे उठाया और सिटी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में ले गए, रिएक्टर की तरफ। इसका मतलब है कि मार्कस माकिना की सोल को सिटी पावर देने के लिए बर्न करने का इरादा रखता है। वेल्टोल टाकाहाशी का वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया अदा करता है और रिएक्टर की तरफ चलने लगता है, लेकिन टाकाहाशी उसे रोकने और ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहती है। वो समझ सकती है कि वेल्टोल वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है माकिना को बचाने के लिए, लेकिन वो रिएक्टर सिटी का सबसे सिक्योर जगह है। वहां बहुत सारे मैजिनो गियर्स एरिया को पेट्रोल करते हैं, तो वेल्टोल के लिए यह अकेले हैंडल कर पाना मुश्किल होगा। टाकाहाशी उसे वहां पहुंचने में जरूर मदद कर सकती है, लेकिन वो खुद एक फाइटर नहीं है। वेल्टोल को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस मिशन में उसके साथ हो और काफी स्ट्रांग हो। वेल्टोल के पास अब इस इरा में कोई एलाइज नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए परफेक्ट हो सकता है। बाद में वेल्टोल ग्राहम से मिलने जाता है और पहले तो ग्राहम उसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, लेकिन जब वो देखता है कि प्राउड वेल्टोल उसके सामने झुककर उसे मदद मांग रहा है, तो वो कम से कम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वेल्टोल उसे सब कुछ बताता है जो उसने सिटीज ईथर रिएक्टर के बारे में पता किया था, और ग्राहम को हमेशा से शक था कि कुछ गड़बड़ हो रही है वहां पर। अब जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो इस प्रोजेक्ट के घिनौने नेचर से बिल्कुल शॉक में आ जाता है। वेल्टोल उसे प्ली करता है कि वो उसकी मदद करे रिएक्टर पे अटैक करने में, क्योंकि उसे पता है कि अभी के हालत में वो माकिना को नहीं बचा सकता। लेकिन ग्राहम ज्यादा सिंपैथी दिखाने के बजाय अनॉयड लगता है। वो याद दिलाता है कि वेल्टोल के सबॉर्डिनेट्स ने ग्राहम के परिवार को मार डाला था। वेल्टोल ने खुद कितने वॉर्स किए और लाखों लोगों की जान ली, और अब वो अपने स्वॉन एनिमी के सामने बस एक इमॉर्टल औरत की जिंदगी बचाने के लिए झुक रहा है। ग्राहम को ये बिल्कुल शेमलेस लगता है। ग्राहम को ये भी पसंद नहीं कि ये सिटी इनोसेंट लोगों की डेथ्स पर बनी है, लेकिन साथ ही साथ ये रिएक्टर इस सिटी का हार्ट है। अगर वो वेल्टोल की मदद करने के लिए एग्री करता है और इस रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने में उसका साथ देता है, तो पूरी सिटी डार्कनेस में डूब जाएगी और लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वो वेल्टोल से पूछता है कि क्या वो सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए बाकी सबकी जिंदगी खत्म कर देगा। वेल्टोल इस पर हंस के जवाब देता है कि मेरा प्लान इतना शॉर्ट साइटेड नहीं है। वो कोई बेवकूफ नहीं है, उसने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है, और इसी वजह से उसका इरादा यह है कि वो माकिना और इस सिटी के प्रॉब्लम्स दोनों को फिक्स करना चाहता है। लेकिन फिलहाल उसके पास ना तो पावर है और ना ही सपोर्ट, तो उसके पास कोई और चारा नहीं बचा कि वो अपने पुराने दुश्मन के सामने मदद मांगे। वेल्टोल के कॉन्फिडेंट शब्दों ने ग्राहम को कन्विंस कर दिया और वो दोबारा वही पुराना हीरो बनने के लिए एक बार फिर उठने का फैसला करता है। लेकिन ग्राहम ये बात बिल्कुल क्लियर करता है कि वो ये सब वेल्टोल की मदद के लिए नहीं कर रहा है, और उसने अब तक वेल्टोल के सालों पहले किए गए जुल्म को माफ नहीं किया। लेकिन एक किडनैप्ड औरत है जिसका सोल जलाया जाने वाला है, तो वो टेम्पररी जस्टिस के लिए टीम अप करने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि उसके लिए डेमन लॉर्ड के साथ मिलकर काम करना थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद टाकाहाशी एक रास्ता ढूंढ लेती है जिससे वो दोनों रिएक्टर में बिना रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजरे पहुंच सकते हैं। वो उन्हें एक हिडन एंट्रेंस तक ले जाती है जो अपेरेंटली रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के टाइम मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता था। लेकिन ये पाथ भले ही रिएक्टर तक ले जाए, वेल्टोल कहता है कि मेज जैसा ये रास्ता क्लियर करने का वक्त उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ ग्राहम कहता है कि ये मेज क्लियर करना उसके लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि वो ऐसे कई बार पहले भी कर चुका है। ग्राहम एक स्पेल कास्ट करता है जिसे वो ऑटो मैपिंग कहता है, और कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ में मेज का एक डिटेल्ड मैप बनने लगता है। वेल्टोल ने पहले कभी ऐसा स्पेल नहीं देखा, तो ग्राहम एक्सप्लेन करता है कि ये एक यूनिक स्पेल है जो उसने एडवेंचरर के रूप में डेवलप किया था। ये सुनकर वेल्टोल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने अपने टाइम में ये डंजन्स बनाने में बहुत मेहनत की थी और ग्राहम बस चीटिंग करते हुए सब पार करते निकल गया। वेल्टोल ग्राहम को अक्यूज करता है कि उसमें एडवेंचरर की प्राइड नहीं है, लेकिन ग्राहम कहता है कि एक एडवेंचरर की प्राइड का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका गोल हमेशा डंजन्स को जल्दी क्लियर करना था, और इसलिए उसे वेल्टोल के ट्रैप्स और ट्रिक्स वेस्ट होने का कुछ फर्क नहीं पड़ता था। टाकाहाशी उनके आर्ग्यूमेंट से तंग आ चुकी है, तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि चुप हो जाएं दोनों और मिशन को सीरियसली लें, क्योंकि उन्हें माकिना को रेस्क्यू करना है।
ये सुनकर दोनों रियलाइज करते हैं कि वो काफी चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे, तो दोनों टाकाहाशी से माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अब टास्क पर फोकस रखेंगे। कुछ देर बाद ग्राहम मैप कंप्लीट कर लेता है और इस मैप के साथ वो मेज से बिना भटके निकल सकेंगे। वेल्टोल ग्राहम से पूछता है कि क्या वो शो है कि मैप पर भरोसा किया जा सकता है। ग्राहम कंफर्म करता है और बताता है कि उसका मैपिंग मैजिक ट्रैप्स और एनिमीज को भी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये मेज में सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए फास्टेस्ट रास्ता लेना ठीक रहेगा। जब वो दोनों रिएक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वेल्टोल टाकाहाशी को दोबारा माफी मांगने के लिए कॉल करता है अपने पहले वाले आउटबर्स्ट के लिए। टाकाहाशी अभी भी थोड़ी पिस्ट है, लेकिन अगर वेल्टोल अब से फोकस में रहेगा तो वो इस बात को इग्नोर करने के लिए तैयार है। वेल्टोल उससे पूछता है कि उसका प्लान अब तक कैसा चल रहा है, तो वो कहती है कि वो स्टेडी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन जो वो कर रही है उसमें टाइम लगेगा, तो वो शो नहीं है कि वो उस वक्त तक रेडी हो पाएगी जब तक वो दोनों रिएक्टर रूम तक पहुंचते हैं। अगर उसे और वक्त चाहिए हुआ तो वेल्टोल और ग्राहम को एनिमीज को बिजी रखना पड़ेगा कुछ वक्त तक, और वेल्टोल ये बात समझ जाता है। जैसे जैसे वो नीचे डिसेंड करते हैं, एम्बिएंट ईथर और ज्यादा डेंस होता जा रहा है और टाकाहाशी के साथ कम्युनिकेशन चॉपी हो रही है। तो डिस्कनेक्ट होने से पहले टाकाहाशी कहती है कि वो प्रिपरेशंस कंप्लीट कर देगी। वेल्टोल एक गहरी सांस लेता है अपने आगे के चैलेंजेस के लिए और ग्राहम कमेंट करता है कि वो देख सकता है कि वेल्टोल अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन वेल्टोल को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्राइम स्ट्रेंथ से अभी बहुत दूर है। पर ग्राहम ये कहना चाह रहा था कि वेल्टोल अपने स्वॉन एनिमी के सामने सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को बचाने के लिए झुक गया, जबकि पुराना वेल्टोल तो माकिना को जलते हुए छोड़ देता पर किसी के सामने नहीं झुकता। ये दिखाता है कि वेल्टोल का कैरेक्टर स्ट्रेंथ अब पहले से भी ज्यादा है, और अगर उस वक्त वो ऐसा होता जब उनका लास्ट फाइट हुआ था तो शायद उस वक्त का रिजल्ट कुछ और ही होता। जैसे ही लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, वेल्टोल और ग्राहम का सामना मार्कस की सेक्रेटरी से होता है जो उनके आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मार्कस को पता था कि वेल्टोल आखिर आएगा। इस बीच माकिना फर्नेस रूम में है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और मार्कस उसके सामने खड़ा है। मार्कस पूछता है, तुम इतनी दुखी क्यों हो जब तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिला है? माकिना गुस्से से चिल्लाती है, एक गद्दार को मुझे अपना दोस्त कहने का कोई हक नहीं है। मार्कस उसकी बात को नजरअंदाज करता है और कहता है, जब वेल्टोल वापस जिंदा हुआ मैंने कुछ जासूस भेजे उसके बारे में और पता लगाने के लिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम भी जिंदा हो। फिर वो माकिना को बताता है, तुम इस वक्त इमॉर्टल फर्नेस के सामने हो। ये एक रिचुअल मैजिक यूज करता है जो इमॉर्टल्स के सोल्स को ईथर एनर्जी में बदल देता है, और उसी ईथर एनर्जी से पूरे शहर को पावर मिलता है। माकिना एक मोमेंट के लिए समझने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका गुस्सा फट पड़ता है। उसके बाल लाल हो जाते हैं और वो अपनी हथकड़ी के बावजूद अपनी खतरनाक मैजिक पावर रिलीज करती है, लेकिन मार्कस एक बैरियर के साथ उसकी पावर को ब्लॉक कर देता है। मार्कस शांति से कहता है, इमॉर्टल्स मर नहीं सकते, चाहे उनका शरीर खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन ये मशीन उनका सोल ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका मतलब है एक बार जो इसमें डाला गया वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर वो एक शॉकिंग बात रिवील करता है, पहला इमॉर्टल जो मैंने इस फर्नेस में डाला था वो और कोई नहीं, जेनल था। हाँ, जेनल, जो 6 डार्क पियर्स में से एक था। माकिना ये सुनकर शॉक और तो और बहुत गुस्सा भी हो जाती है। वो कसम खाती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार कर रहूंगी मार्कस। लेकिन मार्कस मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा मौका तो कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हें तो इस शहर की बिजली के लिए भट्टी के कोयले की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है। एंट्रेंस पर सेक्रेटरी कीनो, वेल्टोल और ग्राहम को रोके खड़ी है। वो हंसते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेमन लॉर्ड वेल्टोल यहाँ आएगा, और वो भी एक हीरो के साथ टीम बना के। ग्राहम वेल्टोल से कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। वैसे मैंने काफी दिनों से लड़ाई नहीं की है, लेकिन एक औरत जिसे घर में खाना पकाना चाहिए उसको संभालना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। वेल्टोल उसे मजाक करते हुए कहता है, इस बेवकूफाना सोच के साथ ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, क्योंकि कीनो की तलवारबाजी जेनल के लेवल की है। ये सुन के ग्राहम कॉन्फिडेंटली कहता है, अगर ऐसा है तब तो ये तो मेरे लिए पक्का बच्चों का खेल होगा। ग्राहम जेनल की तलवारबाजी की काफी इज्जत करता है, पर जेनल को हराना मेरे लिए मुश्किल की बात नहीं है। उसने अपनी जंग लगी हुई तलवार निकाली ही थी कि कीनो गुस्से में बोलती है, अगर ऐसी बात है तो। तुरंत कीनो लाइटनिंग फास्ट मूव करते हुए ग्राहम के पीछे आती है और एक ही मोशन में अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देती है। ग्राहम उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और वेल्टोल इसे एक मौका समझकर अंदर की तरफ भाग जाता है। कीनो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्राहम उसके सामने आकर अपनी स्वॉर्ड घुमाकर उसे रोक देता है। वेल्टोल उसे चिल्लाते हुए कहता है, इस फाइट में मरना मत, और कोने से जंप कर जाता है। कीनो ग्राहम को कॉन्फिडेंटली बोलती है, तुम्हारा जमाना कब का खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे जमाने की कहानी बना दूंगी।
फिर वो एक स्पेल एक्टिवेट करती है जो एक तरह से डोमेन एक्सपेंशन की तरह लगता है। लाइट के फ्लैश से ग्राहम टेम्पररी ब्लाइंड हो जाता है। कीनो इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक करती है जो उसे एक दीवार के अगेंस्ट क्रैश कर देता है, लेकिन ग्राहम बिना किसी सीरियस डैमेज के बच जाता है। तभी ग्राहम देखता है कि कीनो अब व्हाइट आर्मर पहने खड़ी है जो काफी कूल लग रहा है। ग्राहम समझ जाता है ये मैजिनो गियर है। कीनो कंफर्म करते हुए कहती है, हाँ ये हमारी कंपनी का नेक्स्ट जेन मैजिनो गियर है। ये पहले के मेकर आर्मर से छोटा, हल्का और ज्यादा पावरफुल है। ग्राहम उसके बकवास से इरिटेट हो चुका है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं कीनो के पिछले अटैक से। वो अचानक ग्राहम पर अटैक कर देती है और उसे बिल्डिंग से नीचे धकेलने लगती है और कहती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम हमारे नेक्स्ट जेन मेका आर्मर्स का पहला शिकार बनने जा रहे हो। ग्राहम इरिटेट होकर बोलता है, चुप रहो, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं यहाँ। फिर कीनो एक जोर का अटैक करते हुए बोलती है, तुम्हारी हर चीज पुरानी हो चुके हैं, तुम्हारे हथियार, तुम्हारी फैमिलिया, सब, पर अभी मेरे पास सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ग्राहम शांति से बोलता है, पहले जीत के दिखाओ, फिर बकवास करते रहना। तभी कीनो उसके पीछे से आती है, अपनी तलवार अनशीथ करते हुए व्हाइट लाइटनिंग अटैक रिलीज करती है। ग्राहम जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ आता है। कीनो हर अटैक के बाद अपनी स्वॉर्ड शीथ करती है और जब वो स्वॉर्ड वापस निकालती है, लाइटनिंग वापस आ जाती है। अब ग्राहम आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई है, लेकिन तुम मुझे हराने के लिए काफी नहीं हो। फिर वो कीनो को किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है, मुझे समझ आ गया कि तुम्हें हर अटैक के बीच अपनी स्वॉर्ड शीथ करनी पड़ती है पावर एक्टिवेट करने के लिए। कीनो इम्प्रेस्ड होके बोलती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन शर्लॉक होम्स बन के कुछ नहीं मिलेगा। वो वापस अपनी स्वॉर्ड शीथ करते हुए बोलती है, सीक्रेट पता चल गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। कीनो फिर अटैक करती है और ग्राहम उसके अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ पीछे हट जाता है। कीनो स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए पीछे से अटैक करती है, लेकिन ग्राहम उसका अटैक दोबारा ब्लॉक कर लेता है। तभी ग्राहम को एक चांस मिलता है जब कीनो की स्वॉर्ड जमीन तक लगती है। वो तुरंत उसके स्वॉर्ड पर पैर रख देता है और एक अर्थ बेस्ड स्पेल से उस पर रॉक स्पाइक से अटैक करता है। कीनो उन्हें आसानी से स्लैशेस कर देती है और बोलती है, ये सब मेरे लिए यूजलेस है। ग्राहम फिर आइस मैजिक यूज करके उसे फ्रीज करता है, लेकिन कीनो उसे इजीली मेल्ट कर देती है। कीनो एरोगेंस से बोलती है, तुम्हारे अटैक्स का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। ग्राहम आसानी से एक साइड हटता है और फुल पावर के साथ अपनी स्वॉर्ड घुमाता है। कीनो ब्लॉक कर लेती है, लेकिन ग्राहम तुरंत उसके सामने एक फायरबॉल पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से मारता है जो उसे दूर उड़ा देता है। कीनो का आर्मर अब भी इंटैक्ट है, लेकिन उसका प्राइड हर्ट हो जाता है। ग्राहम और मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मेरे टैक्टिक्स 500 साल पुराने हैं, फिर भी तुम्हारे मॉडर्न स्टाइल के बावजूद बेटर काम करते हैं। कीनो गुस्से में आकर रेकलेसली अटैक करती है, लेकिन इस बार ग्राहम उसे हिट कर देता है। कीनो अपने सबसे पावरफुल अटैक के लिए चार्ज करती है और कहती है, तुम्हारी जंग लगी तलवार इस अटैक को नहीं रोक पाएगी। ग्राहम शांति से कहता है, चाहे मेरी तलवार में जंग ही क्यों ना लगी हो, लेकिन जब भी मुझे हीरो बनने की जरूरत पड़ेगी, ये वापस से अपनी असली ताकत दिखाएगी। फिर वो अपनी तलवार को जगाने का ऑर्डर देता है। एक एक करके मैजिक सील्स टूट जाते हैं और तलवार अपनी असली गोल्डन फॉर्म में आ जाती है। ग्राहम कीनो को बोलता है, ये वो पावर है जिसने डेमन किंग को भी हराया है, देखो और सीखो। लेकिन कीनो कॉन्फिडेंट है कि वो ही जीतेगी और अटैक करती है। ग्राहम कामली अपनी स्वॉर्ड की गोल्डन पावर एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल स्लैश करता है। पूरी जगह गोल्डन ब्लेज से भर जाती है। जब सब कुछ खत्म होता है, ग्राहम की स्वॉर्ड की पावर और ग्लो खत्म हो चुकी होती है, पर अब उसमें कोई भी जंग नहीं रहता और वो जीत गया होता है। कीनो ग्राहम के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और ग्राहम कैजुअली रिमार्क करता है, तुम्हारा आर्मर सच में कमाल का है, मेरे खतरनाक अटैक को भी झेल लिया इसने। तभी आर्मर वैनिश हो जाता है और कीनो अपने इंजर्ड शोल्डर को पकड़ती है। फ्रस्ट्रेट होकर पूछती है, आखिर में हार कैसे गई? ग्राहम उसके सामने बैठते हुए बोलता है, गलत सवाल पूछ रही हो, सही सवाल यह है कि मैं तुमसे कैसे जीता। कीनो इरिटेट होकर बोलती है, दोनों एक ही बात है। पर ग्राहम अपने इगोइस्टिक एटीट्यूड में बोलता है, मैंने जीता क्योंकि मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर वो कैजुअली बोलता है, बहुत दिनों बाद दोबारा हीरो बन के अच्छा लग रहा है। कीनो इरिटेट होकर बोलती है, तुम्हें नीचे जाके वेल्टोल की मदद नहीं करनी चाहिए क्या? ग्राहम कॉन्फिडेंटली बोलता है, चिंता मत करो, वेल्टोल खुद जीत जाएगा। पर कीनो स्केप्टिकल होकर कहती है, मार्कस को हराना आसान नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है और बिना फैमिलिया के वेल्टोल के पास कोई चांस नहीं है। मैं भी बिना मेका गियर के मार्कस से नहीं लड़ सकती। ग्राहम इस बात पर जोर से हंस पड़ता है और बोलता है, तुम डेमन लॉर्ड को अंडर एस्टिमेट कर रही हो।
अगर तुम्हें लगता है कि वो बिना किसी प्लान के मार्कस के पीछे गया है तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी उसे याद आता है कि शायद वो दुनिया का इकलौता इंसान है जिसने वेल्टोल का ट्रम्प कार्ड देखा है। अगर मार्कस उसे देखेगा तो शायद उसका डायपर भर जाएगा और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगेगा। कीनो कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम क्या कह रहे हो? ग्राहम कॉन्फिडेंटली गारंटी करता है, वेल्टोल फाइट जीत जाएगा। कीनो अनसैटिस्फाइड फील करती है और पूछती है, तुम मुझे मारने का प्लान नहीं कर रहे क्या? ग्राहम कैजुअली बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। तुम अभी मुझसे फाइट करने के हालत में नहीं हो और मेरा काम सिर्फ तुम्हें रोकना था ताकि वेल्टोल अपनी बंदी के पास पहुंच सके। तभी अचानक कोई उन दोनों पर ऊपर से अटैक होता है। ग्राहम टाइम पे रिएक्ट करता है और एक मैजिक बैरियर क्रिएट करके खुद को और कीनो को प्रोटेक्ट कर लेता है। जब अटैकर्स नीचे आते हैं तो कीनो शॉक्ड हो जाती है ये देख के कि ये तो मेका गियर्स हैं, वो भी उनके ही कंपनी के। ग्राहम क्विकली समझ जाता है ये लोग हमें दोनों को खत्म करने आए हैं। वो उठता है और बोलता है, चलो लगता है एक बार फिर हीरो बनने का टाइम आ गया है। फर्नेस रूम में मार्कस माकिना का गला दबा रहा होता है, फर्नेस के बिल्कुल पास। वो बोलता है, बस तुम्हें नीचे गिराना है और फर्नेस अपना काम कर लेगा। तुम एनर्जी में बदल जाओगी इस शहर के लिए। वो माकिना को फर्नेस में गिरा देता है। माकिना नीचे गिरते हुए सोचती है, मुझे वेल्टोल से कभी ये कहने का मौका नहीं मिला कि आई लव हिम। तभी अचानक एक डार्क मास ऊपर से आता है और उसे बचाने के लिए जकड़ लेता है। माकिना अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो वेल्टोल के बाहों में है। वेल्टोल उसे प्यार से कहता है, चिंता मत करो, मैं यहां आ गया हूं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये था एपिसोड 6 का एंड। सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहीं नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो जाए।